हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान का 17वां चैप्टर, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो बच्चों, इस पाठ में हम वन के बारे में पढ़ेंगे कि वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना, और वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में इस पाठ में सबसे पहले क्या है कि हरे भरे पेड़ों को काटकर वहाँ पर एक क्या बनाया जा रहा था, वहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई जा रही थी। तो फैक्ट्री का लोग विरोध कर रहे थे। तो बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि विरोध किस बात का हो रहा है। तो प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण जितना हमारा फेफड़ा। क्यों इन्हें हम हरे फेफड़े, इन पेड़ों को हम क्या कहते हैं, हरे फेफड़े। फेफड़ों पेड़ों को हम क्या कहते हैं, हरे फेफड़े भी कहते हैं। वन और जल शोधन तंत्रों के रूप में ये कार्य करते हैं। इससे बच्चे कैसे हो गए, कंफ्यूज हो गए कि हम वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। तो इस पाठ में हम इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने जंगलों में देखा है बच्चों, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो जो प्रोफेसर अहमद थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों को जंगल घुमाया जाए। तो जंगल में वो लोग गए, तो जंगल में उनके साथ एक टीबू भी शामिल हो गया। टीबू क्या, एक मवेशी था जो जो गैया भैंसों को चराने का काम करता, वो भी उनके साथ चला गया। फिर टीबू ने वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ वन का व्यापक दृश्य दिख रहा था। उन्होंने वहाँ वृक्षों के शिखरों में भूमि के ऊपर हरा सा आवरण देखा। जब अपन वृक्ष के ऊपर से देखते तो इस तरीके का हमको हरा आवरण दिखता है। ऐसा चित्र में दिख रहा है जो वन का ऊपर से हमें ऐसा दिखता है कि हरी चादर, हरा ऐसा कुछ चादर सा बिछा दिया, तो ये हरा सा आवरण हमको दिखाई देता है। जैसे ही वनों में हम देखते हैं, तो वनों में हमें कई तरह के जीव जंतु भी दिखते हैं। और वहाँ पर वातावरण जो था शांत था, ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी बच्चे तरोताज़ा थे। लेकिन जैसे ही नीचे आए तो पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाएं की ध्वनि हमको सुनाई दी। तो टीबू ने आज बच्चे जो ऊधम कर रहे, शांत करने को कहा। शांत करने को क्यों कहा, क्योंकि जो बंदर थे वो डर गए और अपनी ऊंची शाखाओं पर पहुंच गए, क्योंकि वो विश्राम कर रहे थे। इसलिए टीबू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और साथ में घने वनों में जाने के लिए भी मना किया। क्योंकि घने वनों में कौन रहता है, सूकर, सुअर, गीदड़, हाथी जैसे जो जंतु हैं घने वनों में रहते, तो वहाँ जाने के लिए मना करा। क्योंकि हमें पता है कि जो घने वन होते हैं वो जंतु पादपों को आश्रय और आवास प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हमने देखा, जो हमें वनों में कई तरह के हमको वृक्ष भी दिखे, जैसे शीशम का, नीम का, पलास का, अंजीर का, आंवला, बांस, कचनार आदि के हमको वृक्षों की पहचान कराने में कौन ने की मदद की, किसने की, टीबू ने की। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में जो होते हैं अनेक प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्षों में विभिन्न प्रकार की बेसर्पी लताएं, आरोही लताएं भी लिपटी रहती हैं। वृक्षों की जो घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। कहाँ नहीं दिखाई देता बच्चों, हमको जंगल में दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद बच्चों से कहा कि अब वनों से हमें कौन कौन सी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो देखो, एक प्रश्न ये पेपर में आ सकता है कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियाँ, फर्नीचर, ये हमको वनों से ही प्राप्त होते। साथ में हमें वनों से कई तरह के मसाले भी प्राप्त होते हैं, जैसे गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप से सब हमको वनों से ही हमको क्या प्राप्त होते हैं। तो ये आप अपने घरों में देख सकते हैं कि वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो शहद है ना, जब वनों में मोहरी, लाख, लकड़ी की मूर्ति, कत्था, गोंद, तो ये हमको वन से ही प्राप्त होता है। वनों में कई तरह के पेड़ पौधे भी होते हैं। कुछ जो ऊंचे जो वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं, कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर की छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने ये उसे बिनाप या कैनोपी कहा जाता है। मतलब इस तरीके से चित्र दिख रहा है हमको बच्चों, तो हम दोबारा बताती हूँ। जैसे बड़े वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष के छोटे वृक्ष, तो ये हमें छत से दिख रहा है। ये ऊंचा, ये नीचा, ये ऊंचा, इस तरीके से इसको कहते हैं कैनोपी कहते हैं। तो ये भी पेपर में कभी पूछ सकते हैं कि कैनोपी किसे कहते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर वनों में विभिन्न प्रकार के हमको पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं। ये अपन कर सकते हैं कि गोंद, लकड़ी किन से प्राप्त होती है, औषधीय पेड़ कौन कौन से हैं, और तेल जैसे चंदन से भी प्राप्त, मूँगफली से भी तेल प्राप्त होता है। और तेल किसका आता है, सरसों का भी तेल होता है। तो ये सब अपन कर भर सकते हैं।
फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो वनों में जो होता है, जो प्रोफेसर है, मैं जो साथ में गए थे, वृक्षों की शिखर आकृति और आमा वनों में कैसे भिन्न होती, भिन्न भिन्न साइज के पेड़ पौधे होते, तो भिन्न जो ऊंचाई भिन्न ऊंचाई भी रहेंगी वनों में पेड़ पौधों की, तो उन्हें हम कहते हैं अधोतल कहते हैं। और विशाल ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियाँ ऊंचे घास की परतें होती है। सबसे नीचे की परत शाख कहलाती है। मतलब सबसे जो बड़े वृक्ष होते हैं, वो सब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उससे बीच की झाड़ियाँ होती हैं, और सबसे नीचे क्या होती है, सबसे छोटे जो पौधे होते हैं वो शाख कहलाते हैं। तो ये देखो चित्र है इस तरीके से, ये ऊपर शिखर है, ये अधोतल है, ये अधोतल वाले हैं, और सबसे नीचे होगा शाख। तो नीचे छोटे छोटे अपन को पौधे दिख रहे हैं, ये शाख हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जैसे कुछ बच्चे जो है, अपन देखते हैं कि शाखों में क्या होता है कि जो बच्चे कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के वृक्षों पर यहाँ मंडराने खूबसूरत तितलियों को देखते रहते, क्योंकि जंगल घूम रहे हैं। फिर उन्होंने देखा वृक्षों की जो छाल, पौधों की पत्तियाँ, वन भूमि सड़े गले रही हैं, पत्तियाँ अनेक कीड़ मकोड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी, विभिन्न छोटे जीव जंतु भी उन्हें वहाँ दिखाई दिए। कहाँ दिखाई दिए? वनों में दिखाई दिए। तो फिर इस तरह उन्हें देखा कि वनों में हमें तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, पत्तियाँ, फल और बीज, टहनियाँ छोटे शाखों से ढकी हुई होती हैं। छहमान पदार्थ जो होते, मतलब जो नीचे गिरे होते, वो कैसे होते? आर्द्र और नम्न होते हैं। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि वन में इतने सारे वृक्ष, एक प्रश्न है, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या होगा? तो बच्चों ये प्रश्न आ सकता है कि ये अभी आया भी था शायद मार्च की वर्कशीट में, कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, अगर कुछ को काट ले तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, स्वयंपोषी, परपोषी, पितपोषी के बारे में। स्वयंपोषी क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे शाक बच्ची। जो शाक बच्ची को खाते हैं ना, भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। तो ये क्रम चलता रहता। तो मतलब इस पर घास किसने खाया? कीटों के द्वारा खाया गया। फिर कीटों किसने खा ले? मेढक ने खा ले। मेढक किसने खा ले? सर्प ने। तो इसे अपन कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो ये अभी मार्च की आपकी वर्कशीट में आई थी। तो इस प्रकार कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रभावित हम करती है। यदि किसी भी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो अन्य श्रृंखलाएं भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार वन का भाग भी अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि वन के किसी घटक, जैसे वृक्ष को हम अलग कर दें तो क्या होगा? जैसे हमने वृक्ष को काट दें तो अन्य जो घटक है, जीव जंतु, वो प्रभावित होंगे। तो इसलिए सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपघटक के बारे में। तो जो अपघटक होते हैं वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो होते हैं मिट्टी के भीतर होते हैं, जो क्या करते हैं? सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको खाते हैं। और जो सड़े गले मृत पादप और जीव जंतु होते हैं उन्हें तो खाते, उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो जो अपघटक होते हैं तो वो मृत जीव जंतुओं के शरीरों को अपघटक में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस से प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते। इस प्रकार सूक्ष्म जीव का भी वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा होगा जो सड़े गले अब जीव जंतुओं का क्या होता है? तो जीव जंतु, जो मृत जंतु होते हैं, वो गिद्धों, कौओं, गीदड़ों, कीटों के द्वारा खा लिया जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों का क्या होता है? चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार वन में क्या कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आ सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को अब क्या कहा जाता है? हरे पेड़ पौधे कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न भी पेपर में आ सकता है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि CO2 O2 का क्या करते हैं? संतुलन बनाए रहते हैं। अगला प्रश्न, यदि वृक्षों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वृक्षों की संख्या अपनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वृक्ष की संख्या, तो पहली बात तो पेड़ पौधों को क्या खाना नहीं मिलेगा, औषधियाँ। तो वन क्या करते? भोजन, आश्रय, जल, औषधियाँ प्रदान करते। अगर वन नहीं होंगे तो ये जीव जंतुओं को नहीं मिलेगा। और लोग अधिकतर आवश्यकताएं जो है किस पर है? वन पर ही निर्भर है। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत तरीके से प्रभावित हो जाएगा। इस तरह चित्र में दिख रहा है वनों में हिरण, दीवार पर उगा हुआ पौधा।
इस प्रकार अपन ने देखा कि वृक्ष हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में वृक्ष क्या करते हैं, साथ में आपने देखा होगा जैसे कुछ अपन ने फल मल खाए तो कैटरपिलर या लार्वा पनप रहे होते हैं, नवोद्भूत अंकुरित भी हो रहे होते, जो जो जीव जंतु होते हैं वो पादप के जो बीज हों उनको विकिरण करने में सहायक होते हैं। जैसे कोई इससे जैसे कोई फल खाया तो फल को खाया, बीज कहीं और फेंके, तो विकिरण मतलब बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, जिससे वहाँ बीज जो बीज से नया पौधा उत्पन्न होगा। तो जो जो जीव जंतु हैं वनों में पादपों की वृद्धि करने में, पुनर्जनन में सहायक होते हैं। कौन? जंतु। जंतु सहायक होते हैं। इस प्रकार जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे सब एक दूसरे पर कैसे हैं? निर्भर हैं। इसी प्रकार अपन ने देखा कि जो पादपों की अन्य किस्मों को आश्रय देकर शाकाहारी जंतुओं को भोजन आवास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जो शाकाहारी जंतुओं को आवास कौन प्रदान करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधों के विकिरण में कौन सहायक होता है? जीव जंतु सहायक। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांसपेशियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्ध होना। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो शाकाहारी बढ़ रहे हैं, और शाकाहारी अधिक हैं तो मांसाहारियों के लिए खाना मिल रहा है। तो जंतुओं की विविध किस्में वनों के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। और अवघटक क्या करते? वनों में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इसलिए वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन को जीवन क्षमता से भरपूर करते हैं। तो ये पाठ अपन वन के बारे में, इसे तो वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसी पर अपन ने चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपने देखा जो वन है, इस चित्र दिख रहा है, वनों अगर वन होंगे तो क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा होगी तो बाष्पोजन बाष्प पर ये अपना काम चलेगा। काम भूमजल स्तर में जो वर्षा होगी, वन होंगे तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो भूमजल स्तर में जो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे जंगलों में जब पानी बरसता है तो क्या होता है, वर्षा की जो बूंदें होती जैसी जंगल में गिरती हैं तो जो पानी है वृक्ष की शाखा पत्ती तनों से होता होगा, झड़ी और शाखा धीमे धीमे गिर रहा होता है। और कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी होती है, और आधा घंटे बाद हम देखते हैं जब पानी रुक जाता है तो वन जो भूमि की सतह पर गिरी हुई पत्तियों पर कुछ कुछ गीली हो गई होती हैं, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव नहीं दिखता। मतलब अगर पानी बरसता है तो वन में पानी सोख लिया जाता है, कहीं ऐसा पानी अपन को इकट्ठा नहीं दिखता है। लेकिन अगर यही पानी हमारे ज़रा शहर में बरसता है तो हमारी नाले सड़कें पानी भर जाते हैं। इस पे देखो इस तरह चित्र बना है। और अगर वन नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर वन नष्ट हो गए तो वनों में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, जैसे पृथ्वी की ताप बढ़ेगा। तो ये प्रश्न भी आया था, अगर वन नष्ट हो गए तो क्या होगा? तो पहला रीजन तो ये CO2 की मात्रा बढ़ेगी। पेड़ों और पादपों की पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा और जल को नहीं बांध पाती, बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के वन अपनों घातक है। सोचिए वनों को संरक्षित करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। इसलिए वनों को संरक्षित करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। कई अधिक मात्रा में हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि जो वन है, वन हमारे लिए किस तरीके से भूमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्योंकि वन होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा जल में वन क्या करता है? एक प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करता है वन, जंगल, और जिससे भूमजल स्तर में पानी बढ़ता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते जबकि नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते। अगर वन पे इम्पोर्टेंस है, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो जो उसी के बारे में कि वन सबसे पहले तो वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। ये वर्षा भूमि स्थल को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करते हैं बल्कि नदियों को प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इसके विपरीत यदि वृक्ष नहीं होंगे तो क्या होगा? तो इसके बच्चे नहीं होंगे तो सबसे पहले तो आसपास का जो क्षेत्र है वो भर जाएगा, है ना, और वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में जो मृदा है वर्षा जल के साथ बह जाएगी और मृदा अपरदन हो जाएगा।
तो बच्चों वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वन क्या करते हैं? वन हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, मृदा को सुरक्षित रखते हैं। वनों के महत्व के बारे में लिखने को तो अपन को समझ में आ गया। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा को उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते। वन औषधीय पादपों, काष्ठ, अनेक उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें वनों को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।